defense. How? By the production of antibodies. So our immune system make a lot of antibodies and next time जब दुश्मन comes वो उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते कि नहीं कर देते. हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ब्लू वाला ये डीएनए का जीनोम है जिसको रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है, ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. हम लोगों ने समझ लिया मैकेनिज्म. ठीक, अब देखिए ज्ञान शुरुआत क्लासेस में धमाकेदार स्वागत अगेन. So after understanding a lot of applications about plant biotechnology or discussion about vectors, some of the beautiful techniques like blue-white screening or red-white selections. So today we will be discussing about again a very interesting topic and that's production of transgenic animals. So transgenic animals production की अगर हम लोग बात करें, which is definitely interesting and crucial when we talk of biotechnology exam or even life sciences exam. So interesting भी है और yes obviously जो भी हम lectures जान रहे हैं कर रहे हैं important तो है ही है. So transgenic animal production की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे concept आता है and that's genomic editing. Genomic editing. So if we talk of the very like applications of genomic editing, इसका application क्या है? तो क्या जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग को हम कैंसर तो हमारा फेवरेट है, कैंसर में यूज कर सकते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में यूज कर सकते हैं या फिर जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं या फिर एड्स को ठीक करने में भी यूज कर सकते हैं या फिर एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने में क्या ये मददगार है? आर दे यूजफुल और कैन बी ट्रीट ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जीन or genomic editing? So is it possible? Is it possible? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है क्योंकि हम लोगों ने जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग की बात कर दी है और वो है वेरी इंटरेस्टिंग क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी. आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्पर Cas9 के बारे में एंड यस वी नो बहुत ही बढ़िया रिसर्चेस चल रहे हैं. इसका एडवांस्ड आजकल कहाँ यूटिलाइजेशन है, कहाँ एप्लीकेशन है, लेटेस्ट डेटा ढूंढिए, लेटेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है क्रिस्पर Cas9 का. तो हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म कि ये है क्या और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्रिस्पर Cas9 की. और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहेंगे आप? Cas9 मेथड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं. जानना चाहेंगे कहानी क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक साइट स्पेसिफिक जीनोम और आई विल राइट जीन एडिटिंग साइट स्पेसिफिक जीनोम जीन एडिटिंग है में यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को जो कि निकाला गया है किससे? क्रिस्पर Cas9 के कॉन्सेप्ट से, मैकेनिज्म से. और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जब एक वायरस यानी कि वो वाला वायरस जिसको हम बैक्टीरियो
फेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। दैट मीन्स वो अटैक किसको कर रहा है, एक बैक्टीरियम को अटैक कर रहा है, खा रहा है इसको, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियस सी बात है इसके पास चला जाएगा। तो कहानी क्या पता लगी, इट इज दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली a डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब इसको खाते हैं ये बैक्टीरियोफेज, ये वायरस बैक्टीरियम को, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज की बात करें यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे एरेज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा इनमें मैकेनिज्म होता है, कुछ ऐसे इफेक्टर कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं इन बैक्टीरियम के अंदर। तो जब नेक्स्ट टाइम वायरस अटैक करेगा, उनको खाते ही तो है, खाने की कोशिश करेगा उस बैक्टीरियम को, तो वो उसको डिफेंड करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म है ये। इन अ सिमिलर मैनर, when an antigen or a foreign substance or a toxin enters in our body and our body defends. How? By the production of antibodies. So our immune system make a lot of antibodies and next time जब दुश्मन comes, वो उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते कि नहीं कर देते। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो टी सेल्स, बी सेल्स अच्छा है, तो वीक हुआ तो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज है। तो उसके बाद में इस मैकेनिज्म को जानने के बाद उन्होंने वही कॉन्सेप्ट अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और उस मैकेनिज्म को यूज किया जीन एडिटिंग में, जिसकी मदद से बहुत सारे जो जीन है, जो भी जीन हमको चाहिए, अगर वो घुसाने हैं, इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, नए जीन्स जो है हमको प्रोड्यूस करने हैं, नई चीजें, तो यूज़ किया उस कॉन्सेप्ट को, और उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। एंड यस, जिन साइंटिस्ट ने ये रिसर्चिंग किया तो दे इवन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। काम जो है बहुत बढ़िया था। और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एज वी डिस्कस्ड, जीन साइलेंसिंग में यूज़ हो रहा है, इंसर्शन में यूज़ हो रहा है, डिलीशन में यूज़ हो रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, यहाँ पे पहले बना लेते हैं हम अपना सुंदर सा जानने के लिए बेसिक चीज़। और मैंने ये क्या बनाया, दिस इज Cas9। Cas9 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है भाई, न्यूक्लियस का काम होता है काटने का, है या नहीं। सो Cas9 इज देयर, और यहां पे है Cas9 से जुड़ा हुआ एक गाइड RNA, ठीक है। सो दिस इज गाइड RNA। ये गाइड RNA जो है DNA जीनोम की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ढूंढता है, और जैसे ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिली, दिस इज DNA जीनोम। अब ये DNA जीनोम की मैंने बात की, तो यहां पे क्या ये वायरल DNA का जीनोम है, तो गाइड RNA के पास ऐसी सीक्वेंसेस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है कहीं ना कहीं, किससे, DNA जीनोम से, वायरल के DNA जीनोम से। और जैसे ही गाइड RNA को वो मान लिया सीक्वेंस यहां मिल गई, वो सीक्वेंसेस मिलेगी, तो वो Cas9 का काम जो है यहां शुरू हो जाएगा। और Cas9 जो है एक कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्यों, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है, तो इट इज एक्टिंग एज अ सीजर्स। तो कैंची का काम क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को काट देगा और हमको क्या मिलेगा, सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके
काट के विल गेट अ व्हाट, टूटा फूटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और उसके बाद में हम जो है उस डीएनए के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहां पे क्रिएट हो जाएंगे। यहां काटा, यहां काटा, और ये जो आपको दिख रहा है कैस और गाइड आरएनए जो जुड़े हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बना है। कब? जब बैक्टीरियम को अटैक कर रहा है एक वायरस, तो तभी इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और हम लोग एज इन लाइक साइंटिस्ट लोग जो है आर्टिफिशियली सिंथेटिक गाइड आरएनए प्रोड्यूस करते हैं लेबोरेटरी में, एंड दैट्स हाउ जेनेटिक एडिटिंग का रिलेवेंस है लैब्स में। आई इतनी बात समझ में? ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। अब यहां पे जो है हमने बात करी किसकी? सीक्वेंसेस की। तो यस, ये वही सीक्वेंसेस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से आपको कहानी क्या इकोलाई की याद आ रही है? इको R1 और इकोलाई वाली, GAATTC वाली। सो वी नो व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो न्यूक्लियस जो है क्या वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पकड़ेगा? हमको ये पता है कि ये जितने भी रिकॉग्नाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, दे फाइंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन ऑर्डर टू कट द सेम। ठीक, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसको ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वो ढूंढ रहे हैं, एंड दे गो फॉर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एंड इससे जो है नाम आया किसका? क्रिस्पर का। तो क्रिस्पर का जो मतलब है वो है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी interspaced palindromic repeats। बताइए नाम का क्या मतलब है? What does it stand for? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, छोटी रिपीट्स है। इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये समझेंगे हम क्या है, ये रिपीट्स क्या है, इंटरस्पेस्ड से क्या मतलब है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। हम जा रहे हैं, छलांग मार रहे हैं मैकेनिज्म में। बैक्टीरियम जो है कैसे जो है खेल रहा है वायरस को तोड़ने मरोड़ने में। एक छोटा सा बैक्टीरियम छोटा होता है कि वायरस छोटा होता है? ओके, तो चलिए बनाते हैं एक बैक्टीरियम। देखिए ये बनाया हमने क्या? बैक्टीरियम का सेल। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियम ये रहा। अब इसको खा रहा है, क्या खा रहा है? आई मीन अटैक कर रहा है, खा रहा है एक बैक्टीरियोफेज, जिसके पास जो है क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो लिख देते हैं यहाँ ये वायरस है, या फिर हम इसको बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं। तो जैसे ही वायरस इसको बैक्टीरियम को अटैक करेगा, इसका ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियम सेल के अंदर ऐसे पहुंच गया। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। और यहां पे है कुछ चीजें।
वायरल डीएनए यहां अंदर घुस गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये गया अंदर, यानी कि उसने उसको अटैक कर दिया। तो क्या होगा, यहां पे एक क्या बन जाएगा, क्रिस्पर एरे तैयार हो जाएगा उस टाइम पीरियड में जब पहली बार वायरस ने बैक्टीरियम को अटैक किया। अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन। अब तक जब हम ये जीनोम ये देख रहे हैं तो यहां पे रिपीट्स हैं बेसिकली। जीन एनालिसिस करने के दौरान और पहले से ही ऐसे बैक्टीरियम के पास ऐसे रिपीट्स थे जिनको हम पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहते हैं। यहां रिपीट्स, यहां रिपीट्स, यहां रिपीट्स। तो जब वायरस ने अटैक किया बैक्टीरियम को तो क्या देखा गया जीन को एनालाइज करने के बाद कि बीच बीच में जो है कुछ स्पेसर एलिमेंट्स भी आ रहे थे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के बीच बीच में। तो ये स्पेसर, फिर पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, फिर स्पेसर, फिर दोबारा से पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। दीज आर पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ब्लैक वाले, और बीच बीच में ये रेड वाले आ रहे हैं स्पेसर। स्पेसर एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, फॉरेन डीएनए एलिमेंट्स है। सो जीन एनालिसिस के बाद में ये देखा कि इन रिपीट्स के बीच बीच में स्पेसर एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो कि फॉरेन डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे तैयार होता है एक क्रिस्पर एरे। कब तैयार हुआ, जब फर्स्ट टाइम वायरस ने बैक्टीरियम को अटैक किया। ठीक है, अब ये हो गया, क्रिस्पर एरे तैयार हो गया। अब दोबारा से अगर वायरस अटैक कर रहा है इस बैक्टीरियम को तो अब क्या हुआ, क्रिस्पर एरे ये तो पहले से रेडी हो गया। जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज पहले बन जाती है कि नहीं बन जाती। सो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है उसको डिफेंड करती है, उसको अटैक करती है, वो ही एंटीबॉडी जो बन गई है। अब यहाँ पे काम जो क्या कर रहे हैं डिफेंस का, वो क्रिस्पर एरे कर रहा है। सो अगेन व्हेन इट हैपेंस, जब एक दोबारा से लाइक मेमोरी रिटेन हो गई यहाँ पे, और उसके बाद में क्या हुआ है, इट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्रिस्पर एरे जो तैयार हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन होएगा इसका। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमको पता है कि डीएनए का क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, यस और नो। तो हमको मिलेगा यहां पे प्री cRNA। सो दिस डीएनए जिसके पास पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है और स्पेसर फॉरेन डीएनए एलिमेंट्स है, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एक प्री cRNA रिपीट cRNA बना लेगा, प्री cRNA। अब ये बन गया, ये तैयार हो गया। ठीक है, आई गेस दिस इज नॉट विजिबल। चलिए इसे ऊपर बना लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वी गेट प्री cRNA। अब हमारे पास क्या है, प्री cRNA है। अब देखिए क्या होता है, सेना तैयार हो चुकी है। अब वो उसको जवाब देने वाला है बैक्टीरियम किसको, वायरस को, कि भाई मैंने तो कर दी सेना तैयार, अब मैं तुमको अटैक नहीं करने दूंगा। तो सेना में क्या क्या आ रहे हैं देखिए, ये है हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वी हैव गॉट प्री cRNA। Then comes the कहानी of Cas9। This is Cas9
अलॉन्ग विद द कहानी ऑफ एक और जो है, एक और चीज जुड़ रही है, ट्रेसर आरएनए। ये सब जुड़ने वाले हैं, अब एक साथ एसोसिएट होने वाले हैं। सेना तैयार हो रही है महायुद्ध के लिए, हो चुकी है बल्कि। तो ये ऐसे देखिए, इस ट्रेसर आरएनए के पास भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कैसे जुड़ेगी ये? सबके पास कॉम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है? वही बाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना। ये ऐसे, ये एंड Cas9 जो है यहाँ पे, ये Cas9 है। ओके, सो दिस इज Cas9। ये है ट्रेसर आरएनए एंड दिस इज प्री CrRNA। ये हमको ऐसे एक साथ लगे हुए मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे, देखिए, सोचिए सोचिए सोचिए। तो उसके बाद ये ऐसे पूरा ही चल रहा है, ये बहुत सारे बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे। देन कम्स दी कहानी ऑफ RNase-3। अब यहां पे RNase-3 आया, और RNase-3 क्या करेगा बताइए? क्या काम होता है RNase-3 का? ये जो इतने सारे बन गए हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे सारे। तो हमको एक, अब यहां पे जब मिला, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया जो कि कहलाता है इफेक्टर कॉम्प्लेक्स। कैपिटल में लेट्स राइट इफेक्टर कॉम्प्लेक्स वी गेट। और यही वो कॉम्प्लेक्स है जो कि कहानी खत्म करने वाला है किसकी? वायरस की। ठीक, अब यहां ये जुड़ेगा किससे? वायरल डीएनए के जीनोम से। सो देखिए कैसे जुड़ेगा। सो अगेन दिस इज डीएनए, जीनोम वायरस का। भाई अटैक दोबारा हुआ ना, दोबारा हुआ। दिस इज डीएनए जीनोम, और ये इसको Cas9 एंड यहां पे है दिस इज Cas9, ये है प्री CrRNA, दिस इज ट्रेसर RNA, और ये ढूंढ रहा है अपनी क्या? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां पे? डीएनए के जीनोम पे। तो जैसे ही उसको इस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगी, यहां पे मान लीजिए यहां पे है, तो वो उसको Cas9 क्या करेगा? कट कर देगा यहां। सो इट विल कट दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। सेम मैकेनिज्म विच वी अंडरस्टूड स्टार्टिंग में। सो मान लिया सीक्वेंस उसको यहां मिली, सो Cas9 न्यूक्लियस का काम करके इस सीक्वेंस को कट कर रहे हैं। ये जो रिकॉग्निशन, ये जो सीक्वेंस है, ये होती है किसके अपस्ट्रीम? यहां पे होता है पैम, एक और सीक्वेंस होती है पैम, PAM, और इसका नाम है
प्रोटो spaced adjacent motif. प्रोटो स्पेस्ड एडजेसेंट मोटिव के अपस्ट्रीम इस तरफ जो है यहां पे सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हो गई और Cas9 फिर इसको कट कर देगा एंड दैट्स हाउ वी गेट अगेन टूटा फूटा कटा हुआ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ब्रोकन वन. वी गेट एंड उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं साइंटिस्ट लोग, जो कि किया भी गया है और किया भी जा रहा है. सो ये मैकेनिज्म है क्रिस्पर Cas9 का. Cas9 जो है एक न्यूक्लियस है जो कि अगेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से आइसोलेट कर रहे हैं स्पीशीज से. ओके ठीक. ठीक है, अब क्या हुआ. अभी डिफेंस मैकेनिज्म एज वी डिस्कस कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने देखा भाई ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हो रहा है, अगर इस तरीके से हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल रहा है कटा हुआ, तो क्यों ना हम उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करें, क्यों ना हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें इस गाइड आरएनए को. सो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है कि ये जो गाइड आरएनए है, क्या क्रिस्पर उसको एनकोड कर रहा है? क्रिस्पर ही तो एनकोड कर रहा है. रिकॉल कीजिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्रिस्पर एरे का, उसके बाद में क्या मिल रहा है हमको? CRRNA मिल रहा है, फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है? गाइड आरएनए. गाइड आरएनए देखिए कैसे मिलता है. अब देखिए दोबारा से, नाउ दिस इज, फिर से बना लेते हैं Cas9 ओके. ये डीएनए का जीनोम, यहां ठीक है. सो ये Cas9 है, ये दोबारा से प्री CRRNA है, ये ट्रेसर RNA है, और ये जो है ब्लू ब्लू वाला ये डीएनए का जीनोम है, जिसको रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है? ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. हम लोगों ने समझ लिया है मैकेनिज्म. ठीक. अब देखिए गाइड आरएनए अब तक जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहां पे लिंकेज नहीं था. ट्रेसर आरएनए को और प्री CRRNA को क्या किया? लिंक कर दिया. ऐसे यहां लिंक जोड़ दिया, लिंकेज हो गया.
नाउ दिस इज हैपनिंग आर्टिफिशियल, नो। अब ये जो तैयार हुआ, जब प्री CRRNA और ट्रेसर RNA को लिंक कर दिया, अब हमको मिलता है यहां से क्या, गाइड RNA। क्योंकि ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुआ तो हम इसको सिंथेटिक गाइड RNA भी नहीं बोलती है। ये सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ये क्योंकि आर्टिफिशियली हो रहा है, अब इसकी मदद से क्या हो रहा है, जीन एडिटिंग कर रहे हैं हम। नाउ दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन जीन एडिटिंग, और ये करीब होता है 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। और ये जो है बीच में DNA की अगर हम लोग बात करें, ये दिस इज अराउंड 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जीनोमिक DNA। ओके, उसके बाद में हमने इसे यूज कर लिया, फिर डबल स्टैंडर्ड, अभी हम लोगों ने जाना कि हमको क्या मिला, कटा हुआ ब्रोकन डबल स्टैंडर्ड DNA वी गेट। टूटा हुआ यहां से देखिए। फिर व्हाट इज हैपनिंग, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरल टेंडेंसी है DNA की रिपेयर करने की। ये कब हो रहा है, जब सेल में यूज कर रहे हैं, कहीं डाल रहे होंगे ना। तो दो तरीके से रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है, एक है होमोलॉजी बेस्ड रिपेयर या डायरेक्टेड रिपेयर भी कह सकते हैं। Guess this is visible. Directed repair. We know the DNA repair mechanism. और यहाँ पे है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर। जिसको कि हम NHEJ भी कहते हैं। हमको पता है भाई होमोलॉजी और नॉन होमोलॉजी वाले रिपेयर H क्लियर। तो होमोलॉजी वाले की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए ये कटा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड वाला ये रहा। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस ये है। तो वी डोनर DNA का सीक्वेंस जो है, जो भी हमको डालने की इच्छा है सीक्वेंस DNA डोनर का, तो टूटे फूटे वाले से यहाँ से रिपेयर हो जाता। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सीक्वेंस, यहाँ जुड़ जाएगा ये रेड वाला। दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इंसर्टेड हियर, जुड़ गया पूरा। तो ये होमोलॉजी डायरेक्टेड है, मतलब होमोलोगस सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा। नॉन होमोलॉजी में टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती, राइट। तो उसमें क्या होगा, मान लिया ये एक टूटा हुआ ये रहा, तो यहाँ एक सीक्वेंस ये रहा, यहाँ ये रहा। तो ये काट के निकाल के एक नया सीक्वेंस हम लोग बीच में डाल देते हैं। न्यू DNA सीक्वेंसेस जनरेटेड इन केस ऑफ नॉन होमोलॉजी, क्योंकि होमोलोगस वो सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है ना। तो कैसे लेगा वो, जीन को इंसर्ट कैसे करेगा अपने अंदर। सो दैट्स हाउ रिपेयर मैकेनिज्म वर्क्स आफ्टर ऑल दिस खुराफाती।
ठीक है, तो यस, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, लेटेस्ट एप्लीकेशंस, लेटेस्ट डेटा जानिए क्या चल रहा है क्रिस्पर कैस का, और इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं इसको, कहाँ का और यूटिलाइज कर सकते हैं इस टेक्निक को, एंड इट इज़ यस वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स एंड वी अंडरस्टूड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।